ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे फाइनली ब्लैक पैंथर और विलेट के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होता है। लेकिन इस पूरे के पूरे मुकाबले के अंदर विलेट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पैंथर को चोटें पहुँचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरीके से उसका दोस्त ब्राइन जो कि मर चुका था डाइनर में काम करने वाला, वो असल में मरा नहीं होता है बल्कि विलेट का बेटा निकोलाई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी बॉडी के अंदर से अपने फादर वाला सुपर सोलर सीरम निकलवाना चाहता है। और इसी तरह हमने देखा जब ब्लैक पैंथर विलेट के घर पता करने के लिए जाता है कि आखिरकार वो कौन है, किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी होती है और विलेट ये समझता है कि दरअसल तिछाला ने ही उसको जान से मारा है। तो अब आगे और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ब्लैक पैंथर के सामने विलेट अपने गुस्से से बिल्कुल पागल हो रहा है और टिचाला समझ चुका है कि उसको ये लग रहा है कि दरअसल उसकी बीवी को उसने मारा है। और वहीं पे विलेट उसके ऊपर अपनी एनर्जी से ज़बरदस्त तरीके से अटैक्स करना शुरू करता और पैंथर को संभलने का भी मौका नहीं मिल रहा होता और कहता है कि मैं उसके लिए तुम्हें जान से मार डालूंगा, आई विल किल यू 1000 टाइम्स। लेकिन वहीं से ब्लैक पैंथर अपनी बेल्ट के अंदर एक बटन को ऑन करता है और जैसे ही वहाँ पे विलेट अपना अगला अटैक उसके ऊपर करता है, एक चेयर को उठा के फेंकता है एनर्जी से बनी हुई, तो वो चेयर उससे टकरा के टूट जाती है। और पैंथर बता रहा है कि किस तरीके से उसने एक ऐसी डिवाइस को बना लिया है जिसकी वजह से वो उसकी इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी को रिवर्स कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी एडवांटेज विलेट के पास मौजूद था अपनी पावर का, अब वो बेकार हो चुका है। और उसी तरह पैंथर उसके ज़बरदस्त तरीके का पंच मार के दीवार के अंदर घुसाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना जो कुछ भी तुम्हारी बीवी के साथ हुआ है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा के लिए तुम्हें पुलिस को सौंपा जाए। लेकिन वहीं से विलेट उठता और कहता है कि तुम्हारे झूठ अब तुम्हें और नहीं बचा पाएंगे और उनके दरमियान एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल ही रहा होता है। और वहीं पे विलेट बेसिकली पैंथर की उस पूरी की पूरी बेल्ट को बिजली का झटका देके बेकार कर देता है और उस पूरे के पूरे अपार्टमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट होता है और पुलिस और सारे के सारे न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। तो पैंथर बोलता है कि अब मेरी प्राइमरी डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन पहुँचता है और कहता है कि टेक डेट एंग्री डैपर गाय, और अगले पल उसको अपने वेब्स के अंदर दीवार से चिपका देता है। तो ऐसे टिचाला बोलता है कि स्पाइडरमैन, मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार तुमसे कब मदद के लिए बात करी थी, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? ये कितना ऑकवर्ड है ना यार। लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम दोनों ने मिल के इस पूरे के पूरे बैड गाय को रोक दिया और मे बी हमने या तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है क्योंकि विलेट उसके सारे के सारे जालों को तोड़कर दोबारा से बाहर निकलता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि गो टीम स्पाइडर पैंथर। लेकिन वहीं से ब्लैक पैंथर उसको उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंकता है, लेकिन विलेट उठता हुआ ऊपर आता और कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यहाँ से धक्का देकर रोक सकते हो? तुमने अपनी डेथ को सिर्फ कुछ मूवमेंट्स के लिए ही डिले किया है और मैं तुम्हें मारे बगैर अब चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि सारे के सारे पुलिस वाले घर के अंदर घुसते हैं और उसको हैंड्स अप कहने के लिए कहते हैं। तो विलेट बोलता है कि ठीक है, किसी वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं ऑफिसर्स, मैं चुपचाप आपके साथ चलूंगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये हुई ना बात, बैड गाय पुलिस के हाथों में, हमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करा। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? तुम क्या इसी तरह खामोश बैठे रहोगे और मुझसे कोई बात नहीं करोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब ना रहूं? लूक केज ने बताया था कि तुम टाउन के अंदर हो और मैंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की सुपर पावर्ड एक्शन को जाते हुए देखा, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद ही कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी तो नहीं करो, लेकिन कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो। तो वहीं से ब्लैक पैंथर आगे की तरफ जाता और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी मदद के लिए नहीं कहा, एक्चुअली मैं तुमसे यहाँ पे इस मदद के लिए नहीं बल्कि उस वेडिंग प्रेजेंट के लिए कह रहा था जो कि मैंने तुम्हारी शादी भी दी थी। तुम जानते हो ना कि वो एक्सप्रेसो मशीन काफ़ी ज़्यादा महंगी थी जो कि मैंने कभी अपने लिए भी नहीं खरीदी यार। अच्छा, तो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें उसके लिए थैंक यू बोलूँ, लेकिन तुमने वहाँ पे अपना एड्रेस ही नहीं छोड़ा, तुम्हें नोट कहाँ भिजवाता? ओहो, काफ़ी टची बातें कर रहे हो पैंथर। चलो देखो, असल बात तो ये है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और तुम्हारा मकसद है कि तुम अकेले ही काम करो। मैं भी काफ़ी टाइम तक अकेले ही काम करता आया हूँ और मुझे भी यही ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन कभी कभार कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे टीम की ज़रूरत पड़ी जाती है। और तुम शायद इस बात को विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एवेंजर्स टावर के अंदर उनके पास एक किचन है लिटरली, जिसके अंदर हर एक तरह का स्नैक मौजूद है यार। तो वहीं से पैंथर गुस्से में आता और कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी टीम का कोई पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ और तुम मेरे ऊपर नज़र क्यों रख रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें स्टॉक करूंगा? मुझे बस लूक ने बताया था कि अगर तुम सिटी के अंदर एक पैंथर कॉस्ट्यूम के अंदर आदमी को देखो किसी से लड़ते हुए तो उसकी जाके मदद कर देना। और असल फैक्ट तो ये है कि इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं इस किचन के अंदर। तुमने डेयरडेविल के काम को ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से करना है वो तुम्हें शायद अभी पता नहीं है और तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लेकिन पैंथर बोलता है कि तुम और लूक केज दोनों के दोनों मेरे सारे के सारे बिजनेस से दूर रहो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग मेरे ऊपर इस तरीके से नज़र रख रहे हो जैसे कि मैं किसी तरह का ट्रेनी हूँ।
देखो मेरे भाई, साफ सी बात यह है कि तुमसे पहले भी यहाँ पे एक आदमी मौजूद था जो कि तुम्हारे ही जैसा कॉस्ट्यूम पहनता था और उसके सर पे भी सींग थे, जो कि अपने आप को मैड मेडॉग बोलता था और उसको ऐसा लगता था कि शहर का सारा बर्डन वो अपने ही कंधों के ऊपर अकेला उठा सकता है। उसके दोस्त हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार थे, लेकिन वो उनसे कभी पूछता ही नहीं था, और जब उसने उनसे मदद के लिए पूछा तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो पॉइंट ये है कि हम तुम्हें यहाँ पे दूसरा मैड मेडॉग बनने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। जो हमें करना है वो तो हम करके ही रहेंगे। तो क्या कहते हो फिर, तुम मुझे इनवाइट करते हो अपने घर पे, हम दोनों मिलके पॉपकॉर्न खाएंगे और कोई मूवी वूवी देखते हैं, और वो एस्प्रेसो मशीन का बदला भी पूरा कर लेना है, कॉफ़ी ही पिला दो यार। वैसे भी अब थोड़ी देर हो चुकी है तो एक्सप्रेसो की जगह डीकैफी पिला दो यार। लेकिन वहीं से पैंथर जो है वो बेसिकली उसको इग्नोर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है, और पीटर बोलता है कि लगता है कि आज तो कोई दाल नहीं गलने वाली। लेकिन इसी तरह हम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली कर्ट जो होता है वो इम्पेलर से यानी कि विलेट से सारी की सारी पूछताछ वगैरह कर ही रहा होता है, और विलेट बोलता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हो, ना कि चार्ज लगा रहे हो, जिसका मतलब कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा। तो वहीं से कर्ट्स बोलता है कि हम जानते हैं कि तुम किस तरीके के कामों के अंदर लगे हुए हो, चाहे वो लोगों को मर्डर करने की हो, किलिंग की हो, स्मगलिंग की हो, या काले धंधों की ही क्यों ना हो, लेकिन हम ये बात ज़रूर जानते हैं कि आज तुम्हारी बीवी की जान तुमने नहीं ली है। तो तुम हमें बताना पसंद करोगे ताकि हम उसको तलाश कर सकें कि वो कौन है और कौन नहीं। तो विलेट बोलता है कि 1 मिनट के अंदर मेरा लॉयर यहाँ पे आ जाएगा, आप सारे सवाल उसी से कर लीजिएगा। तो वहीं से कर्ट्स बोलता है कि अगर तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़ा केस बना सकता हूँ। तो विलेट बोलता है कि जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, मेरी वाइफ वहाँ पे मरी पड़ी थी और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि विलेट का बेसिकली यहाँ पे लॉयर आ जाता है और उसको बाहर निकाल लेता है और कहता है कि लिसन विलेट, मैं सच में सॉरी करता हूँ जो भी तुम्हारी वाइफ के साथ हुआ है। तो विलेट बोलता है कि अगर तुमने मुंह से अपने एक और अल्फाज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जान यहीं पे ले लूँगा। और इस तरह 1 हफ्ते के बाद हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली एक पूरी की पूरी फ्यूनरल को रखा गया है एंजेला का, जो कि विलेट की वाइफ है। और उसका बेटा यही कहता है कि आपने तो कहा था कि हम सेव हैं, आपने कहा था कि आप हमें हर चीज़ से सेव रखेंगे, लेकिन आपने हमें कभी सेव रखा ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि विलेट उससे दूर चले जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ यहाँ पे एक तरफ जो है एंजेला का फ्यूनरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रायन का भी फ्यूनरल हो रहा है, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो वो मर चुका है। और टिचाला यहाँ पे सोफिया के साथ मौजूद होता है और उसके कुछ खानदान के लोग आए हुए होते हैं, वो सारी की सारी जो है अफसोस वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम थर्सडे को शिफ्ट होते हैं रात के टाइम, जहाँ पे कर्ट्स के कमरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर आता है और कहता है कि ग्रेट, एक और मास्क मैन यहाँ पे आ चुका है जो कि किचन को देखने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ये मत कहना कि तुम भी डेमोनिक होने वाले हो। डिटेक्टिव कर्ट्स, विलेट जो है जेल से बाहर आ चुका है, आखिरकार उसने इतने ज़्यादा गुनाह किए उसके बावजूद भी, तो ये कैसे पॉसिबल है। FBI वाले उसके ऊपर एक केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी साल लग जाएंगे और सच कहूँ तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और विलेट की वाइफ के बारे में क्या ख्याल है? डैम इट, मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैंने की तो मुझे पता है कि मुझे हमेशा की तरह उस पर अफसोस ही होगा। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि आप इस बात की परवाह मत कीजिए, मैं आपको अपनी ज़बान देता हूँ कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कर्ट वहाँ पे बता दें कि किस तरीके से ये सारे के सारा जो मर्डर हुआ है एंजेला का, ये और दूसरे मर्डर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहा है, जो कि हेल्स किचन में पिछले कई दिनों से हो रही हैं। ये सारे के सारे मर्डर एक सेम स्मॉल कैलिबर पिस्टल से किए गए हैं, जिसके ऊपर साइलेंसर लगा होता है। यहाँ पे ये जो कोई भी शख्स है, ये सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि अपने टारगेट्स को चूज़ करके उनको मुकम्मल तौर पे एक एक करके निपटाते जा रहा है। हम इन सारी की सारी खबरों को न्यूज़ में नहीं छाप रहे हैं ताकि लोगों के बीच डर ना फैल सके। देखो विलेट जैसे लोग जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं, और वो मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो सबके सामने करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। असल परवाह मुझे इस पूरे के पूरे किलर की है, जो कि मेरी नज़र में एक सीरियल किलर है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर साबित हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी की सारी बातों के दरमियान टिचाला वहाँ पे उनके लैपटॉप से सारी की सारी फाइल्स को भी कॉपी कर ही लेता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से विलेट बैठा होता है और उसका बेटा निकोलाई आके बोलता है कि फादर, हम जानते हैं इस बात को कि आप अपने तरीके से ग्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उस पैंथर गाय का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और गेब के बारे में क्या ख्याल है? वो अपने कमरे के अंदर अकेले बैठ के रो रहा होता है और आप उसको देखते भी नहीं। लेकिन वहीं से विलेट के मोबाइल पर एक SMS आता है और कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सिर्फ अपने बेटों के लिए ही करता हूँ, और एक दिन गेब भी इस बात को समझ ही जाएगा। चलो अच्छी बात है, मुझे इसी का इंतजार था। इस एड्रेस के ऊपर हमें फ़ौरन से जाना होगा। और हम देखते हैं कि विलेट यहाँ पे निकोलाई के साथ एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर आता है, जहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सारे काले धंधे वाले लोग बैठे होते हैं और उनकी मीटिंग चल रही होती है। और वो कहते हैं कि विलेट, हर कोई इस बारे में परवाह कर रहा था कि शैडोलैंड के इवेंट के बाद अब आखिरकार होगा क्या हमारे बिजनेस का, लेकिन तुमने हमारे बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल रखा। हम सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। मैं बात को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करूँगा, सीधे तरीके से करूँगा कि तुम्हारे ऊपर अब लोगों को शक होना शुरू हो चुका है, तुम अब काम के नहीं रहे हो। विलेट, ये जो कुछ भी तुम्हारे इस पैंथर के साथ चल रहा है ये बिजनेस के लिए बेकार है। हम किसी भी कॉस्ट्यूम फ्री को अपने बिजनेस के अंदर उसको नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकते हैं। और अब इस पूरे के पूरे पैंथर के साथ तुम्हारा एक पर्सनल वेंडेटा जुड़ चुका है, और अब तुम इस पूरे के पूरे बदले की आंख में अंधे होते जाओगे और हमारा बिजनेस बेकार हो जाएगा। किंगपिन के साथ भी यही मसला था, लेकिन किंगपिन एक वक्त में आके समझ गया था कि उनको इन सारे के सारे सुपर हीरो से पंगा नहीं लेना है, बल्कि उनके साथ रहने का कोई तरीका ढूंढना है, थोड़ा दो और थोड़ा लो।
तो वहीं से विलेड बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि जिसने मेरी बीवी की जान ली है मैं उसके साथ समझौता कर लूँ। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि देखो, आज तक की सारी के सारी सुपर हीरो हिस्ट्री के अंदर ये मुझे बताओ आखिरकार कब कौन से हीरो ने किसी विलन को हराने के लिए उसकी वाइफ या उसकी बीवी या उसके बच्चों को टारगेट किया हो ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। नन। जिसका मतलब सिर्फ एक ही है कि शायद हो सकता है कि इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर एक ऐसा विजिलेंटी आ चुका है जिसका दिमाग बिल्कुल खराब है और उसने विलन की फैमिली के ऊपर उसको मार के उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, या फिर कोई तुम्हें यहाँ पे इस गेम के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है और तुम फंसते ही जा रहे हो। लेकिन विलेड बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं तुम लोगों की बकवास को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि विलेड, मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ पे इस तरह से उठ के जाओ। लेकिन विलेड बोलता है कि आई डिसएग्री, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और अगले बार विलेड निकोलाई के साथ बाहर आता है और बाहर आते ही वो उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा के खत्म कर देता है। तो निकोलाई बोलता है कि वो आखिरकार ये क्या था डैड। तो विलेड बोलता है कि काफी सालों से इस तरह के लोग मुझे बताते आ रहे हैं कि मुझे करना है तो क्या करना है, लेकिन अब और नहीं। तो निकोलाई बोलता है क्या मतलब, अब हम उनकी टेरिटरीज को अपना लेंगे? नहीं नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएगा सिटी को होल्ड करना। मैंने अपने लोगों को पहले ही ऐसी जगहों के ऊपर लगा दिया है जहाँ पे वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे होंगे। वो सब एक दूसरे को मार काट डालेंगे और आखिर में जो फ़ायदा होगा वो हमारा ही होगा। कुछ टाइम शहर के अंदर केओस रहेगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ जब सही होगा तो उसके ऊपर हम ही राज करेंगे। तो निकोलाई बोलते हैं लेकिन आपको मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ अभी निकोलाई, और तुम क्या ही चाहते हो। ग्रेट, लेकिन आखिरकार उन सारी की सारी बातों के बारे में क्या ख्याल है जो आपने कही, मतलब पैंथर और एंजेला के बारे में? वो सिर्फ बकवास कर रहे थे और कुछ भी नहीं। उस पैंथर ने ही मेरी बीवी एंजेला को मारा है और मैं उससे बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं से निकोलाई बोलता है कि अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो इसके जरिए हेल्थ किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होगा और अच्छी खासी अटेंशन हमारे ऊपर आ ही जाएगी। तो वहीं से विलेड बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब तुम बिल्कुल एक बॉस की तरह सोचना शुरू कर चुके हो। अपने 3 लेफ्टिनेंट्स को बुलाओ और उनको इस शहर के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर खड़ा कर दो और उनको बोलो कि कल शाम 6 बजे यहाँ पे पूरे के पूरे हेल्थ किचन को एक वॉर जोन बना दें। लेकिन इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं अगले दिन, जहाँ पे हम देखते हैं कि विलेड यहाँ शाम में आके खड़ा होता है और शहर के अंदर कोई केओस, कोई वॉर जोन नहीं बना है। तो निकोलाई बोलता है कि फादर आखिरकार ये हुआ क्या है, क्योंकि मैंने अपने लेफ्टिनेंट्स को कह दिया था कि वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे और वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे, लेकिन वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो विलेड बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हुई है और वो पैंथर है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहीं से एक दिन पहले जब यहाँ पे ये सारी की सारी बातें विलेड कर रहा होता है अपने बेटे से, तो वहीं पे ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन उसकी सारी की सारी बातों को सुन रहे होते हैं और बेसिकली स्पाइडरमैन उसको टीम अप करने के लिए कहता है, लेकिन वहीं से ब्लैक पैंथर टीम अप के बिल्कुल खिलाफ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पीटर की आपको आदत पता है लटकने वाली, तो वो पैंथर के साथ उनके तीनों लेफ्टिनेंट के पास एक एक करके जाते हैं और उनको मार मार के फोर्स करते हैं कि वो सिटी छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए अगले दिन जब यहाँ पे वो दोनों पहुंचे तो उनके कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था सिटी के अंदर केओस फैलाने के लिए। तो वहीं से निकोलाई बोलता है कि वो हमें मॉक करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि वो हमें मॉक कर रहा है, लेकिन सब कुछ हमारे ही कंट्रोल के अंदर है। ये सिर्फ मेरा एक पहला स्टेप था और कुछ भी नहीं। हमें यहाँ पे काम रहने की ज़रूरत है और उसके बाद हम अच्छे तरीके से एक हार्ड स्ट्राइक करेंगे। तुम देखोगे कि किस तरीके से मैं उस पैंथर को मारता हूँ और अपने बदले को लेता हूँ। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। लेकिन वहीं से निकोलाई बोलता है लेकिन पॉप, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने तुमसे तुम्हारा ख्याल नहीं पूछा है निकोलाई, यहाँ पे डिसीजन सिर्फ मैं ही लूँगा। और इसी तरह हम दोबारा से उसी डाइनर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर टिचाला बताता है कि सोफिया को उसके ऊपर शक तो हो गया है, लेकिन वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। शायद वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताना चाहती कि वो समझ चुकी है कि ये कौन है। और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे विलेड के बारे में बात कर रहे होते हैं, ब्रायन के बारे में, और वो बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारी पड़ोसन आयरिस आज दोबारा से यहाँ खाने के लिए आई है। वहीं से टिचाला बोलता है कि उसको शायद यहाँ का खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो सोफिया बोलती है कि उसको खाना नहीं बल्कि कुछ और अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से आप दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी तरफ से उससे बात करूँ। तो टिचाला बोलता है कि हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और हम देखते हैं कि सोफिया बेसिकली उसके पास आके बता रही होती है कि किस तरीके से शहर के अंदर क्या चल रहा है, और आयरिस बताती है कि किस तरीके से वो अपनी हेल्पलाइन यानी कि अब्यूज़ हॉटलाइन जो है उसके ऊपर दिन रात लोगों के मसलों को सुन रही होती है और उनको हौसला देने की और थेरेपी देने की कोशिशों में लगी होती है। लेकिन यहीं से सोफिया बोलती है कि देखो मैं तुम्हें ये बात साफ बता दूँ कि तुम्हारा नेबर जिसके लिए तुम यहाँ पर रोज़ाना आ रही हो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो आयरिस बोलती है कि क्या मतलब, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ? तो सोफिया बोलती है कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हमारा एक दूसरे से कुछ भी नहीं है, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आयरिस एकदम खड़ी होती है और कहती है कि हाँ मैं इस बात को पहले सुन चुकी हूँ और तुम्हारे एडवाइस का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मेरी एक अपॉइंटमेंट है जो मुझे लेने के लिए जाना है। और अगले बार हम देखते हैं कि आयरिस यहाँ पे अपनी अगली अपॉइंटमेंट की तरफ जाती है जहाँ पे वो एक फैमिली की काउंसलिंग कर रही होती है, जहाँ पे 2 पेरेंट जो है अपनी बेटी के बारे में और अपने एक दूसरे से रिलेशन के बारे में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि थेरेपी सेशंस वगैरह में क्या होता है। लेकिन वहीं से सोफिया बोलती है कि देखिए मेरा यहाँ आने का असल मकसद ये है कि मुझे आपके घर में से किसी की कॉल आई थी, मुझे बताया गया था कि उसके साथ अब्यूज़ किया जाता है फिजिकल तौर पे।
तो वहीं से उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो एक छोटी बच्ची है और वो गिर गई थी और उसने रोना शुरू कर दिया। घर के अंदर ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। हम अपनी बेटी के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म नहीं करते जितना शायद आपको लग रहा है। तो वहीं से उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो एक क्राई बेबी है और कुछ भी नहीं, वो गिर गई थी, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इस तरह की चीजें अमीर बच्चों के साथ भी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी उनके पेरेंट्स के पास गई होगी पता करने के लिए कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते तो नहीं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखा, यही तो वो बात है, ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही मेरी बीवी, क्योंकि अमीरों के घर में कुछ भी हो रहा हो किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम गरीब अगर कुछ करें तो लोग फौरन हमारे पूछने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आयरिस बोलती है कि मैं इस बात का आपसे वादा करती हूँ कि सिटी के अंदर कोई भी अगर मुझे कॉल करता है और बताने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं या उसको मार रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। मैं उन सबके पास पता करने के लिए ज़रूर जाऊँगी और हर एक टूल का इस्तेमाल करूँगी उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो भी मेरे पास मौजूद है। तो चलिए अब आखिरकार इस बात को पता लगा ही लेते हैं कि सच में यहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन इसी तरह हम दोबारा से उसी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निकोलाई डॉक्टर हॉलमैन के साथ आता है और वो बता देंगे किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और देखा जाए तो ये डायनर वाला लड़का, इसके पास तुम्हारे फादर से भी ज़्यादा ताकत आ चुकी है। तो वहीं से हम देखते हैं कि उसको एक पूरे के पूरे पिंजरे के अंदर कैद करके रखा होता है और वो बिल्कुल अजीब हालत में होता है। तो निकोलाई पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है और हम देखते हैं कि निकोलाई के साथ उसका वहाँ पे छोटा भाई गेब वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो हॉलमैन बोलती है कि हम उसको फ्री विल नहीं दे सकते क्योंकि जितनी शक्तियाँ उसके पास मौजूद है उसके साथ कुछ भी कर सकता है। हम उसके दिमाग को अपने काबू में रखते हैं एक छोटी ब्रेन सर्जरी करके, लेकिन ये सारी की सारी ट्रीटमेंट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तुम अपनी मर्जी से पावर्स को इस्तेमाल कर पाओगे। अब एक अच्छे बच्चे बनो ब्रायन और दिखाओ निकोलाई को कि तुम क्या कर सकते हो। और अगले पल वो उस पूरे के पूरे केज के अंदर एक खतरनाक किस्म के डॉग को छोड़ते हैं और वहीं पर निकोलाई अपने पावर्स का जबरदस्त तरीके का इस्तेमाल करके उसको एक ही सेकंड के अंदर जान से मार देता है। और निकोलाई बोलता है कि अमेजिंग, ये तो मेरे फादर से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है। अगर एक बार ये मुझे मिल जाए तो मैं अपने फादर से भी ग्रेटेस्ट आदमी बन सकता हूँ। लेकिन अगले पल वहाँ की सारी लाइट्स चली जाती हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है हॉलमैन। कभी कभार वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है तो सारी की सारी पावर को खींच लेता है। इसके चक्कर में यहाँ के 2 पेशेंट भी मर चुके हैं, लेकिन क्या करें, साइंस के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती ही हैं। और अगले पल जब उनके बैकअप जनरेटर्स चलते हैं तो हम देखते हैं कि उस केज के अंदर से वहाँ से ब्रायन गायब हो चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और नहीं हुआ होता, बल्कि निकोलाई का छोटा भाई गेब जो होता है वो ब्रायन को सेल से निकाल के हॉस्पिटल से भगा देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपने ब्रदर को फॉलो क्यों कर रहा था। आई गेस कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मेरे फादर अपने काम के अंदर लगे रहते हैं और उनको मेरी कोई परवाह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। और अब मुझे ये बात पता चली है कि मेरा भाई इतने अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ है और जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम में मुझे अपनी ही झलक नजर आई। तुम बिल्कुल अकेले थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रबल के अंदर थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें इस ट्रबल से बाहर निकाल सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से गेब बोलता है कि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं उनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती थी। तुम जानते हो ना, अगर वो गुस्से में आके मेरे चेहरे के ऊपर मारती तो शायद लोगों को पता चल जाता कि वो मेरे साथ क्या करती हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थी। वो मुझे ऐसी जगहों के ऊपर मारती थी जहाँ पे मेरे जख्म किसी को दिखते नहीं थे। वो फादर के जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी और उन्होंने मुझे कहा था कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए वरना वो मेरे साथ और ज़्यादा बुरा सलूक करेंगी। लेकिन मेरे फादर को मुझे चेक करना चाहिए था, उनको इस बारे में पता होना चाहिए था कि उनके जाने के बाद माँ मेरे साथ क्या करती हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गेब की पूरी बॉडी के ऊपर खतरनाक किस्म के जख्म और ब्रूजेस मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी माँ उसको बहुत बुरी तरीके से मारती थी। वहीं से गेब बताता कि सिर्फ मेरा एक ही दोस्त हुआ करता था एलेक्स, जो कि मेरी इन बातों को समझता था, लेकिन उसके डैड के जाने के बाद वो भी मुझसे दूर हो गया और अब मैं अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। और मैं अब इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि शायद काश मैंने उस दिन उस कॉल को ना किया होता, काश मैंने वो कॉल करके उनको वो सारी की सारी ना बातें बताई होती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। और अब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि देखा जाए तो मैंने वो कॉल करी थी जिस वजह से मेरी माँ मारी गई हैं। और जब मेरे फादर को ये बात पता चली कि मैंने अपनी माँ को मरवाया है तो वो मुझे भी जान से मार डालेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि गेब ने बेसिकली किसी ऐसे शख्स को कॉल करी थी अपनी माँ की शिकायत करने के लिए, जिसकी वजह से उसी शख्स ने उसकी माँ को आके मार दिया ताकि गेब के ऊपर ये जुल्म ना हो सके। और अगले पल गेब उन सारे के सारे इंजेक्शन को चुरा लेता है जिसके अंदर ब्रायन की पावर्स मौजूद होती हैं और कहता है कि अब तो इसलिए अब मुझे सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसी तरीके से नजर आ रही हैं क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेट्स सी कि डैड का ये सिरम मेरे ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। और अगले पल वो उस पूरे के पूरे सिरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टिचाला सारा का सारा वो डेटा खोल के बैठता है जो कि उसको उस हार्ड ड्राइव से उसने चुराया था डिटेक्टिव कर्ट्स की, और वो यही पता लगाता है कि ऑर्डिनरी लोगों को जो है गोली मार के मारा जा रहा है उनके अपने ही घर के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। आई एम सर्टेन कि डिटेक्टिव कर्ट्स ने सारी की सारी फाइल्स को अच्छे तरीके से देखा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छा इंसान भी कोई ना कोई चीज़ तो मिस कर रहा है। ज़रा एक मिनट,
यहाँ पे जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने मरने से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बार इस नंबर के ऊपर कॉल ज़रूर करी थी, या फिर एक से ज़्यादा बार भी। और हम देखते हैं कि टिचाला बेसिकली उसी नंबर के ऊपर कॉल मिलाता है जो कि उन सारे के सारे मरे हुए लोगों ने मरने से पहले मिलाई थी। और वहीं से अगले पर आवाज़ आती है, अब्यूज़ हॉटलाइन, वी अंडरस्टैंड, और बताइए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, दिस इज़ आयरिस स्पीकिंग। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने मरने से पहले किसी और को नहीं बल्कि अब्यूज़ हॉटलाइन के ऊपर कॉल करी है जो कि आयरिस की है, यानी वही औरत जो कि टिचाला की नेबर है। और अगले पल हम उसी रात के अंदर शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि एक पूरे के पूरे घर के दरवाजे को तोड़ के कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और वो यही कहता है कि बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस, तुम ऐसी चीज़ों को जान जाते हो जो कि तुम्हें कभी जाननी नहीं चाहिए थी और तुम विश करते हो कि तुम इन सबको भूल जाओ, लेकिन अब उन चीज़ों को तुम्हारे दिमाग के अंदर ड्रिल करके घुसा दिया गया है। अब तुम पावरलेस हो चुके हो और चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। तुम उन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हो, तुम उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स की बातों को सुनते हो और तुम्हारी फ्री विल तुमसे छीन ली जाती है। मैं भी एक वक्त पहले इसी तरह की विक्टिम हुआ करती थी, जब मेरा हस्बैंड मुझे मारा करता था और अपनी ज़िंदगी के मज़े लिया करता था। मेरे अंदर कभी इतना करेज नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड के सामने खड़े होकर उससे फाइट बैक कर सकूं, लेकिन अब मेरे पास इतना करेज है कि मैं दूसरों के लिए भी लड़ सकती हूँ। और अगले पल वो एक कमरे के अंदर घुसती है जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वही कपल मौजूद होता है और कहता है कि हु इज़ देयर, वेट अ मिनट, ये तो वही सोशल वर्कर लेडी है ना, आखिरकार तुम इस वक्त हमारे घर के अंदर रात के टाइम कर क्या रखी हो, लगता है कि मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, यू नोज़ी बिच। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आयरिस उसी एक छोटी गन को लेकर आती है और कहती है लेसन ओवर, और अगले पल वो दोनों के दोनों कपल को मार डालती है, जिसका मतलब ये है कि गेब की मदर को यानी कि विलाट की बीवी को जिसने मारा वो कोई और नहीं बल्कि आयरिस है, जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी खतरनाक किस्म की सीरियल किलर है। टू बी कंटिन्यूड।